मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 11 का जो फिजिकल एजुकेशन का मैंने जो सैंपल पेपर डाला था उसका आंसर की मैंने नहीं डाला था, सिर्फ आपको समझाया था कि इस हिसाब से क्या करना है। काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर इसका आंसर अपलोड करो, क्योंकि इसका आंसर वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था सपोर्ट मटेरियल में इसका सबका आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने मेहनत की, कुछ बच्चों ने नहीं की, तो मैं फाइनली पेपर जो था ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने खुद सोचा कि इसका आंसर अपलोड कर दूं हर एक चीज को समझाते हुए। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर है इसमें से काफी हद तक के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और, पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने सैंपल पेपर 2 करवाया था, काफी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सभी बच्चों का है ऑलमोस्ट रिस्पॉन्स। और इसके अलावा जो डाउनलोड की अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। तो जिनको नहीं आता है उनको मैं सिंपल सा बताऊं, लिंक पे क्लिक करना, आगे जाओगे तो वहां पे बाई करने का ऑप्शन आएगा। बाई करोगे, उसमें अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा, ₹0 है, तो उस पर बाई करोगे, बाई वाले पे क्लिक करोगे, फिर आगे चल के मतलब उसका क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, क्वांटिटी 1 सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपका नेम फिल आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फोन नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, क्लिक करोगे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इजी सा प्रोसेस है, आई होप सबको समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में आता फिर भी डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, कॉल लगाइए, वहां से पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डाउनलोड करते कैसे उसका लिंक पा सकते हैं और उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि किस हिसाब से हमें पेपर को करना है। काफी इजी पेपर होता है फिजिकल एजुकेशन का, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑलमोस्ट सारा चीज आप कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं पहली चीज समझा दूं, क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर है टर्म 2। ठीक है, टर्म 2 का पेपर है, यहाँ पे 35 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। मैंने आपको 2 चीज बताया था, टर्म 1 जो है वो 35 मार्क्स का, टर्म 2 है वो 35 मार्क्स का, और इसके अलावा 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। तो टोटली अगर देखा जाए तो 100 नंबर यहाँ पे आपके हो जाते हैं। टाइम आपको जो दिया जाएगा 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चन करने हैं आपको, और वो कौन से क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर के हैं। ठीक है, और इसको करने कितने में, 30 से 40 शब्दों में करने हैं। आगे चल के खंड ब आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ओके 3 नंबर के हैं। तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी कि 9 नंबर यहाँ पे हो गए, और इसके अलावा 7 दूनी 14 और 9 नंबर यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रश्न दिए गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, और इसके अलावा जो कि 4 अंक है, यानी कि 12 नंबर यहाँ पे। तो अगर इन तीनों का कैलकुलेट करोगे तो 9 4 13, 13 14 15 को 5, और यहाँ पे होगा 35 नंबर आपका टोटली हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि करना कैसे क्वेश्चनों को। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आसन क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया आसन। आसन और प्राणायाम को परिभाषित कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आसन का जो मतलब है वो क्या है। आसन का अर्थ स्थिर सुख मासनम, मतलब क्या हुआ, आसन एक प्रकार का ऐसा पोस्चर होता है जहां पे आप एक स्थिर मुद्रा में आप बैठते हो और ऐसी पोस्चर बनाते हो, ऐसा मुद्रा धारण करते हो जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो। मतलब आप आंख बंद करोगे और आप फील करोगे कि आप सुख में हो। ठीक है, जिसमें अपना बॉडी पोस्चर एक ऐसा बना, मतलब एक शेप ऐसा बनता है जिसमें ना हमें मतलब दुख की पीड़ा होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब दुख होता ही नहीं है, मतलब सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं आसन। तो देखिए लिखा है स्थिर सुख, स्थिर सुख मासनम, यानी कि वो अवस्था जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, जो स्थिर भी हो और सुखदायक भी हो, अर्थात आरामदायक भी हो, वह आसन है। ठीक है, एक लाइन में अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वो स्थिति स्थिर भी हो और सुखदायक हो और आरामदायक भी हो, उसे ही क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। अधिकतर जब हम आराम से बैठे होते हैं तो स्थिर नहीं होते। जब हम आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं तो हम स्थिर नहीं होते हैं, इधर उधर हाथ वाथ हमारा चलता रहता है। ठीक है, और यदि हम स्थिर होते हैं तो सीधे बैठते हैं,
ऐसे करके बैठते हैं तो हम क्या होता है, तन जाते हैं। तनना किसको बोलते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी हो जाती है, उसी को हम तनना बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तने हुए होते हैं और जिसमें हमें आराम नहीं मिलता। आप सीधा ऐसे करके बैठना, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपका ये पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो दर्द करने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से आसन का एक सिंपल सा अर्थ हुआ कि जब तुम स्थिर अवस्था में भी हो और सुख की अनुभूति भी कर रहे हो, उसी को आसन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, अब बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो है प्राण और दूसरा है आयाम। जहां पे प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा, प्राण का क्या अर्थ है? जीवन ऊर्जा, और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। ठीक है, और किस चीज पर नियंत्रण? श्वास पर नियंत्रण। यानी कि जो जीवन ऊर्जा को जो चलाती रहती है, उस श्वासों पे नियंत्रण करना ही क्या कहलाती है जी? प्राणायाम कहलाती है। तो ये इसका हो गया डेफिनेशन, पढ़ सकते हैं, 2 नंबर का है, कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। इसी वजह से चीजों को मैं अच्छे से डिफाइन करके भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो है, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अवधारणा क्या है? अवधारणा का सिंपल सा मतलब यह है कि उसका अर्थ निकालना है। अवधारणा का मतलब अगर जानने की कोशिश करोगे तो अवधारणा का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत भी एक तरीके से अर्थ ही आपको लिखना है कि खेल प्रशिक्षण का अर्थ क्या है। तो देखिए, खेल प्रशिक्षण नियोजित व्यायाम अथवा खिलाड़ी द्वारा निश्चित समय में प्रयास, जिसके द्वारा खिलाड़ी को और अधिक प्रशिक्षण, भार सहने, विशेष रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों की बात करूं तो ये जो खेल प्रशिक्षण होता है, जैसे आप देखते हो कि जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट में है, ठीक है, तो उनको आप देखते होगे कि प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? ताकि उसको मतलब जो भी क्रिकेटर है उसका जो सहन शक्ति है वो बढ़ पाए, ठीक है, स्टेमिना बढ़ पाए और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो यही तो है खेल प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेंड किया जाता है कि कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या चीजें, उन सब चीज को दूर किया जाता है और उसकी जो कैपेसिटी होती है कोई भी काम करने की, जो क्षमता होती है, उस चीज को बूस्ट करवाया जाता है। इसी को खेल प्रशिक्षण का नाम दिया जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में खेल प्रशिक्षण नियोजित व्यायामों के माध्यम से खिलाड़ी की विशेष दबाव के अनुकूल होने का साधन जुटाता है। यानी कि कौन सा एरिया स्ट्रांग है उसको और बेटर कैसे करना है हमें, ये सारा चीज जो होता है खेल प्रशिक्षण में आता है। 2 नंबर का है, कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रैकिंग क्या होता है। तो ट्रैकिंग आप देखते हो, कई बार फ्रेंड बोलते हैं, है ना, फ्रेंड भी कहते हैं कि चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं। तो ट्रैकिंग एक्चुअल में होती क्या है, उस चीज को देखते हैं। जो ट्रैकिंग होती है एक तरीके से आपको पता है कि पहाड़ों पे चढ़ना, ठीक है, इससे पर्वतारोहण करते हैं एक तरीके से। लेकिन ट्रैकिंग का मतलब है कि जंगलों में जाके, है ना, कैंपिंग लगाना, ट्रैकिंग करना, मतलब जंगलों से होते हुए गुजरना, मतलब सफर बिताना कहीं बाहर, है ना। तो वो होती है ट्रैकिंग में, वो आती है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग एक लंबे पैदल यात्रा होती है जो विशेषकर पर्वतों की जाती है। जैसे ट्रैकिंग का अर्थ होता है आनंद अथवा खेल के उद्देश्य से पहाड़ों पर लंबे और सुगम यात्रा करना। सुगम यात्रा करना मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पहाड़ों का सैर लेना और वहां पे जाना, कई सारे टास्कों को पूरा करना, ये सारा चीजें बंदे ये सब क्यों करते हैं? आनंद लेने के लिए करते हैं, ठीक है, और इससे सीख पाए इस चीज की। क्योंकि अगर सपोज आप कहीं फंस जाते हो तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे, वो सारा चीज इसमें आता है, ठीक है। तो जो ट्रैकिंग होती है साहसी यात्रा अथवा अभियान का एक प्रकार का हिस्सा है। जो साहस वाले जो व्यक्ति होते हैं वही कर पाते हैं, ठीक है। इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे आसान ट्रैकिंग हो गया, मतलब इजी ट्रैकिंग हो जाता है। इसमें एक होता है मीडियम क्लास का ट्रैकिंग, एक होता है फास्ट ट्रैकिंग करना, मतलब जाओ और कैसे आप जल्दी से निकल पाओगे वहां से, और एक होता है कठिन ट्रैकिंग जिसमें टास्क वगैरह दिए जाते हैं, सारा चीज इसमें आता है, ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का है, कर लीजिएगा। देखिए इसमें ट्रैकिंग का जो अर्थ है क्या है वो 1 नंबर का है, और इसके जो प्रकार हैं वो भी 1 नंबर का है। तो अगर आप प्रकार लिखते हैं तो वहां पे आपको 1 नंबर मिल जाता है, और ट्रैकिंग क्या है उसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, विशेष ओलंपिक भारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए जो विशेष ओलंपिक जो भारत है वो क्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि दिव्यांग लोग थे, ठीक है। जाहिर सी बात है उनका भी एक होता है अंदर से कि वो भी कहीं ना कहीं खेलों में भाग ले पाए। तो आप देखते हो चाहे क्रिकेट हो चाहे
कोई भी हो, एक दिव्यांगों के लिए भी बनाया जाता है ताकि वो अपने आप को असहाय ना समझ पाए, वो भी कई सारे खेलों में हिस्सा ले पाए। इस वजह से सारा चीज बनाया गया, खासकर ओलंपिक भी तैयार किया गया था। तो यही लिखा है कि एक संस्था खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करती है। ठीक है, आगे इस संस्था का गठन 2001 में शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व के सामाजिक गुणों और स्वास्थ्य का विकास करना है। और यह संगठन राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन करती है, साथ ही साथ अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करती है, जिसके चुनाव करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है। यानी कि पहले यहाँ पे खेल होगा, खेलों के माध्यम से अगर कोई उसमें जीतता है तो उनको अलग किया जाता है और उनको जो देशों में, देश विदेश में जो ओलंपिक होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करवा दिया जाता है। तो ये सारा चीज वहां पे होता है। आगे भारत में 2002 के पश्चात लगभग 23,750 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था। तो इस तरीके से विशेष ओलंपिक भारत पे आपको 2 नंबर में लिखना है, तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक लिख लेना। ये चीजों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा विस्तार से लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अनुकूल शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों की सूची बनाइए। अनुकूल शारीरिक शिक्षा क्या होती है? वो शिक्षा जो व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो, यानी कि आप देखते हो कि व्यक्ति की जो बॉडी पोस्चर जो होती है वो काफी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से अनुकूल जो शारीरिक शिक्षा जो दी जाती है उसी के हमें उद्देश्य लिख रहे हैं। तो क्या है जी? पहला है चिकित्सा प्रशिक्षण करना। हर टाइप्स की बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से चिकित्सा देना, प्रशिक्षण करना, परीक्षण करना यानी कि जांच पड़ताल करना। दूसरा कार्यक्रम विशेष विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो, यानी कि कोई भी कार्यक्रम होगा तो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होगा। जैसे मान लो कि मेरा इंटरेस्ट है जी क्रिकेट खेलने में, तो मुझे पार्टिसिपेट कहाँ पे करवाया जाएगा? क्रिकेट में करवाया जाएगा। किसी का है जी बॉक्सिंग में, तो उसको बॉक्सिंग में भेजा जाएगा। ठीक है, आगे उपकरण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जो भी उपकरण लगते हैं वो भी आवश्यकता के अनुसार होते हैं। आगे बात करते हैं विशेष पर्यावरण प्रदान करना, यानी कि एक तरीके से इन्वायरमेंट जो दी जाती है वो भी एक तरीके से विशेष दी जाती है। और आगे विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इनका संशोधन होता है। साथ ही साथ आसान नियम होने चाहिए, और इसमें क्या है कि जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो बेहद ही आसान बनाए जाते हैं, व्यक्तियों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि अनुकूल का मतलब होता है ना कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 6 वहां क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त उदाहरण के सहित खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 2 सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में जो पूछा गया, आपको इतना सारा नहीं लिखना है, बल्कि कितना लिखना है? ये लिखना है 1 और ये नीचे वाला लिखना है 1। ठीक है, आपको इतने में ही नंबर मिल जाता है, लेकिन मैंने आपको ये लिख के इसलिए समझाया है कि मान लीजिए कि कल की डेट में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में आ गया, तो आप ऐसे 4 लिखोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। इस वजह से समझाने के लिए मैंने किया है, क्योंकि देखो इस वजह से मैं पहले ही प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं कि कुछ भी चीज मत छोड़ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था पहले सपोर्ट मटेरियल से कीजिए। कई सारे बच्चों ने बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऐसे करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ पे 5 टाइप्स के सिद्धांत लिखे हुए हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, इसके अलावा व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, और अगला लिखा है कि सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, और लास्ट में लिखा है प्रगति क्रम का सिद्धांत। तो यहाँ पे 2 सिद्धांत आपको लिखने हैं, निरंतरता और अतिभार मैंने सिद्धांत लिखा है। तो क्या लिखा है? निरंतरता का मतलब होता है लगातार, निरंतर लगातार प्रैक्टिस करवाना। आपको पता है जो आर्मी में जो लोग होते हैं उनको लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है, सुबह सुबह उठाया जाएगा और रोज डेली का काम होगा दौड़ना, राउंड लगाओ, पार्क राउंड लगाओ, है ना, जो स्टेडियम है उसके राउंड लगाओ। क्यों? क्योंकि वो स्वच्छ रहेंगे, इस वजह से उनको राउंड लगवाया जाता है, यानी कि निरंतर, है ना, निरंतर करवाया जाता है, इससे उनकी प्रैक्टिस सॉलिड होगी। ठीक है, आप जैसे देखते हो मैच से पहले लगातार रोज ट्रेनिंग होती है, रोज लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत यही है। क्या लिखा है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का अवकाश नहीं होता है, यानी कि छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, आगे प्रशिक्षण में 2 प्रशिक्षण सत्रों के बीच का अंतराल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सत्र 2 होते हैं ना,
ठीक है, एक देखते हो कि जैसे मान लो आईपीएल है, तो आप देखते हो साल में एक ही बार आईपीएल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि साल में अगर 2 बार आईपीएल होने लगे, तो इनके बीच की जो गैपिंग हो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि लंबे टाइम तक अगर आप किसी भी चीज को रेस्ट दोगे ना, तो अगर रेस्ट ज्यादा दोगे तो क्या होगा कि वो दोबारा से वो सारे चीज जो भी टेक्निक उनको आता रहेगा वो धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो इस वजह से इसमें गैप नहीं दी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अतिभार सिद्धांत क्या होता है। अतिभार का मतलब होता है, जैसे आप देखते हो जिम, कोई जिम करता है, ठीक है। तो आज क्या देखते हो, अगर आप सपोज कोई जिम किया होगा तो आपको पता होगा, आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले 2.5 के डंबल उठाते हो, है ना। 2.5 के डंबल उठाते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है अच्छा 3-4 दिन 5 दिन हो गए, चलो अब 5 का डंबल उठाने लगेंगे, ठीक है। 5 को उठाने लगेंगे, फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं 5 का अच्छे इजिली उठा सकते हो, चलो ठीक है 7.5 का उठाने लगेंगे। आपने क्या देखा, हर रोज हर हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, जो वेट है वेट को बढ़ा रहे हो। तो अति भार का सिद्धांत का मतलब यही है कि इसमें क्षमता को बढ़ाया जाता है, इसमें सहन क्षमता को बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है, तो आज 1 किलोमीटर दौड़ेगा, कल 2 किलोमीटर, परसों 3 किलोमीटर, ऐसे करके मतलब चीजों को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। यही होता है अतिभार का सिद्धांत। तो ये लिखा है, इसका अर्थ है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रशिक्षण भार को बढ़ाया जाता है, बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए मांसपेशियों को उनसे अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए, जिससे अभ्यस्त हो चुका हो। मतलब क्या है कि एक तरीके से जितना वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनकी जो सहन शक्ति वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां, लिखा क्या है, शारीरिक शिक्षा और खेल कूद में मनोविज्ञान के किन्हीं 4 महत्व बताइए। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजिकल जो उसको बोलते हैं ना, उसका क्या योगदान होता है। तो आप देखते हो कि मनोविज्ञान का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप देखते हो किसी को देखते ही समझ जाते हो, सपोज मैं बॉलर हूँ, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि कोई बैटिंग कर रहा है, तो मैं अपने दिमाग में लगाता हूँ ना कि ये इस तरीके से मैं बॉल फेंकूंगा तो ये यहाँ से यहाँ पे मार देगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस तरीके से बॉल फेंकूं, किसी और टेक्निक के द्वारा मैं बॉल फेंकूं जिसकी वजह से वो मार ना पाए। तो हम सोच रहे हैं ना, तो यही सारा चीज मनोविज्ञान में आता है कि भाई अकॉर्डिंग टू प्लेयर हमें चीजों को कैसे चेंज करना चाहिए, वो सारा मनोविज्ञान में आएगा। तो ये देखिए, पहला व्यवहार को समझने में के लिए है ना, कैसे वो व्यवहार करेगा, कैसे वो रिएक्शन करेगा, उस चीज को समझने के लिए, कौशलों को सुधारने के लिए, अपनी जो भी शक्ति है, जो कौशल है, उस चीज को सुधारने के लिए। मान लो कि आप ऑफ साइड गेंदबाजी बार बार करते हो, ठीक है, तो क्या लगता है कि वहां पे 6 मार दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अब ऑफ में नहीं, अब लेग में करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो चीज होती है कौशलों में सुधारने की एक टेक्निक होती है। आगे भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है, इसमें खेल मनोविज्ञान का महत्व होता है। गामक कौशल को सीखने में मदद करता है। जैसे आप देखते हो तैराकी करते हो, ठीक है, तैराकी करते हो तो उसमें क्या अपना दिमाग का यूज करते हो ना, कि हम ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो सारा चीज है, खिलाड़ियों को मनोविज्ञान रूप से तैयार किया जाता है, ये सारा चीज आपके इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक जो उद्देश्य है इसमें, एक जो उद्देश्य और जो लिखा हुआ है, महत्व जो लिखा हुआ है, वो हाफ नंबर का है। तो आप 4 लिखते हो तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए लिखा है कि सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है। सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है, तो यहाँ पे देखिए इमेजों के माध्यम से समझिए, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। तो सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग क्या है, तो सर्फिंग आपको पता है, ये जो पानियों में हम लोग जो सर्फिंग करते हैं, जो एक तरीके से प्लेन वो होता है जिसपे हम चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद उसपे सर्फिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि लहरों से सामना करते हुए हम क्या किनारों पे जाते हैं। तो ये देखिए, सर्फिंग एक सफर वाटर स्पोर्ट है जिसमें वेव रीडर, जिसे सर्फर भी कहा जाता है, वो चलती हुई लहरों से आगे की तरफ चलता है, जो कि आमतौर पर सर्फर को किनारे तक लेके जाते हैं। यानी कि जो इसको सर्फर मतलब जो भी तैर रहा है उसको सर्फर बोलते हैं, ठीक है, उसको किनारे तक लेके जाता है। और पैराग्लाइडिंग क्या है, पैराग्लाइडिंग आप देखते हो एक तरीके से ये पैरासूट की तरह रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, सैर करते हैं, मतलब एक तरीके से लुत्फ उठाते हैं। तो वो सारा चीज पैराग्लाइडिंग होता है। और इमेजों के माध्यम से आप समझोगे तो चीज तुरंत याद होगी। जैसे सर्फिंग आपको याद आ जाएगा कि हाँ एक सर्फिंग है जो कि लहरों में, ठीक है, ये सर्फिंग किया जाता है। ये भी साहसी लोग ही करते हैं, आमतौर पे आम व्यक्ति तो करते ही नहीं है।
ठीक है, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और जो पैराग्लाइडिंग होती है वो खासतौर पे निरीक्षणों के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें आप अकेले तो जा नहीं सकते, आपके साथ जो ट्रेनर जो रहेगा वो भी जाएगा, चीजों को बताएगा कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा चीज होता है। इसमें क्या ऊंची छलांग लगाई जाती है और ऊंचाई पर हवा में उड़ा जाता है, ये हो गया अपना पैराग्लाइडिंग, ठीक है। ये भी एक नंबर का है। आगे बात करते हैं, अनुकूल खेलों को बढ़ावा देने के लिए पैरालंपिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। पैरालंपिक जो है वो है एक तरीके से दिव्यांगों के लिए था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यही देखिए क्या है कि पैरालंपिक जो है वो क्या है, पैरालंपिक्स खेल दिव्यांग एथलीट के लिए बहुत बहुखेल गतिविधि है, खास तौर पर ऐसे दिव्यांग जिसकी मांसपेशियों की क्षमता में असमानता हो और गतिविधि की सीमा में कमी हो, अंग दोषों और पैरों की लंबाई में अंतर हो। यानी कि देखते हो जो डिसेबल होते हैं ना उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। अंग दोष का मतलब होता है कि मतलब पैर हो ही ना, ठीक है, या फिर पैर हो तो छोटे बड़े हो, इस तरीके से हो, ठीक है। आगे दृष्टि दोष हो, दिखाई अच्छे से ना दिया होता हो। आगे मस्तिष्क पक्षाघात हो, यानी कि मतलब एक तरीके से मस्तिष्क में कोई दिक्कत हो, ठीक है। आगे जैसे शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ी प्रतिभागी होते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। आगे सर्वप्रथम पैरालंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोमन इटली में हुआ था और इन खेलों का मुख्यालय वॉन यानी कि जर्मनी में स्थापित है। पैरालिक्स खेलों का जो जनक जिनको माना जाता है वो है लुटविन गटमैन को माना जाता है, ठीक है, गटमैन को माना जाता है। तो ये 2 नंबर में है, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। चीजों को समझते जाइए और करते जाइएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 10वां, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है इस चीज को देखिए। जो वृद्धि होती है वो हमें आंखों से दिखाई देती है। क्या होती है? वृद्धि जो होती है हमें आंखों से दिखाई देती है। जैसे एक पेड़ में वृद्धि हो रही है वो हमें आंखों से दिखाई देती है, पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया, यानी कि इसमें वृद्धि हो गई। और जो विकास होता है वो जल्दी दिखाई नहीं देता है। जैसे आप देखते हो किसी के बोलते हैं ना कि इसके दिमाग में विकास हो गया है ना, बढ़ गया है, दिमाग बढ़ गया है, मतलब क्या वो बड़ा नहीं हो गया बल्कि वो उसके सोचने की जो शक्ति है, यानी कि अब समझदार हो गया एक तरीके से। तो विकास मतलब ये होता है। तो ये लिखा है इसमें डिफरेंट, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए ऊपर के जो 9 क्वेश्चन थे उनमें से आपको टोटली 7 क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे तो वृद्धि एक साइड लिख लेंगे, एक साइड विकास लिख लेंगे। पहला डिफरेंट क्या है कि जो वृद्धि होती है परिणात्मक होती है, यानी कि इसमें रिजल्ट दिखाई देता है। आगे विकास परिणात्मक के साथ साथ क्या होते हैं, गुणात्मक भी होते हैं, यानी कि उसमें क्वालिटी भी नजर आती है। आगे वृद्धि के अंतर शरीर के अंग जैसे मस्तिष्क, वजन, लंबाई, आकार, आकृति आते हैं। और इसके अलावा विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक तथा भावनात्मक परिवर्तन समाहित होते हैं। इसके अलावा तीसरे की बात करूं तो वृद्धि को देखा और महसूस किया जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। और आगे विकास केवल परिपक्व व्यवहार के द्वारा मापा जा सकता है और ये अदृश्य होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। आगे वृद्धि के साथ साथ यह आवश्यक नहीं है कि विकास भी हो, लेकिन विकास बिना वृद्धि के संभव है, यानी कि जो विकास है ये बिना वृद्धि के संभव है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसका लंबाई में कोई अंतर नहीं आया लेकिन दिमाग में अंतर आ गया, तो बोलते हैं ना इसका विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि की वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि का विकास हुआ, ठीक है। शरीर की वृद्धि नहीं हुई बल्कि बुद्धि का विकास हुआ, तो ऐसा बोला जाता है। तो ये 3 नंबर में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे 11वें की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका लिखिए, यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि विशेषकर उनके लिए जो शिक्षक रखा जाता है, ठीक है, उनकी भूमिका क्या होती है। तो ये लिखा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका लिखिए, यानी कि शारीरिक शिक्षा को देने में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है उसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रिया उपलब्ध करते हैं जो कि उनके दबाव, तनाव, चिंता, कार्यक्रम, संज्ञानात्मक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सके। यानी कि एक तरीके से आप देख सकते हो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसमें जो शिक्षक का रोल यही होता है कि वो इस हिसाब से चीजों को डिजाइन करता है, इस हिसाब से चीजों को बताता है कि जिसकी वजह से जो बच्चा है बच्चे के अंदर विकास भी हो जाए है और इसके साथ साथ
उसको जितनी भी चीजें हुई अकॉर्डिंग टू बच्चे के हिसाब से हो कि हाँ भाई उसको कैसे समझा रहे हैं, किस हिसाब से। जैसे आप देखते हो कोई नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको चीजों को एक बार में बता दो समझ में आ जाता है, लेकिन जो उस टाइप्स के जो बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए कई सारे तरीकों का भी यूज किया जाता है, तो वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनको ये सारा चीज करवाया जाता है। आगे बाल संबंधी जो खेल होता है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे वो गामक क्रिया में उनकी वृद्धि हो सके। साथ में शोधकर्ताओं ने पाया है कि बॉल फेंकना, ठीक है, बॉल फेंकना और घूर्णन करना आदि क्रियाओं में मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है, और एक शारीरिक शिक्षक बच्चे के अभिभावकों एवं चिकित्सक की सलाह से उन्हें क्रियान्वित करता है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षक है कोई भी कार्य ऐसा करता है जो अभिभावकों से यानी कि उनके गार्जियनों से पूछ के कर सकता है, और ठीक है इसके अलावा जो डॉक्टर वगैरह तो उनकी सलाह पे वो सारा चीज करता है। तो ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट बात करते हैं 13वां जो क्वेश्चन हमारा, वो क्या लिखा है जी, पर्वतारोहण के समय यानी कि दौरान खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा को पाए। यानी कि आप देखो पर्वतारोहण करते हो यानी कि पर्वत पे चढ़ते हो, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिसकी वजह से आपको कोई चोट ना लगे, तो कौन सा है, तो ये देखिए इस तरीके से है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, पेपर में ये आप यूज कर सकते हो, ऐसा आप बना सकते हो, बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये नहीं कि अब पेंसिल लेके ये सब ड्राइंग करो, नहीं, फटाक से बनाओ, ऐसे करके चीजों को ऐसे करके बना दो, इससे ये होगा। नहीं तो ये बना नहीं सकते तो बॉक्स बना देना, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ये लगेगा कि हाँ देखने में सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। अब देखो इस तरीके से चीजें समझाई गई तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो क्या लिखा है, पर्वतारोहण के दौरान सुरक्षा, तो पहले लिखा है दवाएं प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ ले जाएं, यानी कि एक तरीके से जो फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसको अपने साथ लेके जाएं, कभी भी चोट लग सकता है तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं। दूसरा, मौसम का पूर्वानुमान लगा लें कि मौसम कैसा है। अब जैसे मान लो कि मौसम है बरसात का और आप चले गए पर्वतारोहण के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिसलन बढ़ जाएगी ना, तो इस तरीके से मौसम का अनुमान लगा के जाइए। आगे तापमान कम होगा, कम होना, ठीक है, हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, शरीर धीरे धीरे सूखता चला जाता है, ठीक है। और पानी बार बार प्यास लगेगी आपको, और आपको पता है कि ज्यादा पानी लेके जाओगे तो चलोगे कैसे, ठीक है, ये भी चीज है। तो आगे है क्या, अधिक ऊंचाई वाली बीमारी होने पर तुरंत नीचे आना। कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऊपर चढ़ते हो तो डर लगने लगता है, तो उस स्थिति में आप पर्वतारोहण नहीं कर सकते, ठीक है, तो नीचे तुरंत चले आना चाहिए। आगे बार बार पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो डर होगा वो निकलेगा और आपकी जो सहन शक्ति होगी वही बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही में पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से पुष्ट होना, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो तभी जाइए। आगे आसपास के स्थान का निरीक्षण करना, यानी कि आसपास में देख लो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, पता लगे जिस पर्वतारोहण पे आप जा रहे हो या जो भी आप कर रहे हो वहां पे भूस्खलन हो रहा है, यानी कि पर्वत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, ठीक है, तो वैसा जो चीज है खतरा हो सकता है, इस वजह से सारी चीजों का अनुमान लगा के जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं 13वें की। अगला लिखा है नौकासन के 2 लाभों के साथ चरणों की भी सूची बनाए। तो पहले नौकासन क्या होता है वो चीज को देख लीजिए। नौकासन ये होता है, ठीक है, आप इसमें देखते हो कि हम पीठ के बल लेट जाते हैं, ठीक है, पैर हमारे यहाँ पे होता है, और फिर क्या करते हैं धीरे धीरे इस हाथों के द्वारा हम इस पैर को धीरे धीरे उठाते हैं, मतलब क्या एक तरीके से आगे खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पैरों को आगे खींचने की कोशिश करते हैं और हाथों के द्वारा उसको टच करने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि दोनों आपस में मिल जाएगा। तो ये नौकासन है, देखो नाव की तरह बन रहा है, ठीक है। और एक नौकासन होता है जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि जो सिर रहेगा वो नीचे रहेगा, पैर रहेगा उल्टा रहेगा, और आप ऐसे बने हो ऐसे, तो उस टाइम पे ऐसे बनने की कोशिश करोगे, तो ये भी होगा एक तरीके से नौकासन। ये उल्टा होता है और ये सीधा होता है, ठीक है, तो ये चीजें। तो नौकासन के 2 लाभ लिखिए। तो इससे क्या होता है कि इस आसन में नौका के समान आकार धारण किया जाता है। दूसरा क्या लिखा है, इसमें किया कैसे जाता है, यानी कि जो चरण है इसकी बात बता रहे हूं। तो ये देखिए क्या लिखा है, पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें, दोनों हाथों को शरीर के साथ लगा लें, ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे शरीर के साथ लगा लें, और फिर क्या होगा कि एक लंबी गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों की तरफ खींचे, यानी कि इस तरीके से खींचने की कोशिश करें। और आगे क्या लिखा है कि पैर और छाती को उठाएं, यानी कि पैरों को भी उठाएं और छाती को भी उठाएं। आगे आपकी आंखें
हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक साथ सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आंख भी सीधी होनी चाहिए, पैर हाथ की दोनों उंगलियां एक तरीके से आपस में डायरेक्शन मतलब दोनों सीधी होनी चाहिए। आगे पेट की मांसपेशियों के सिकुड़न के कारण नाभि में हो रहे खिंचाव को महसूस करें, ठीक है। अब जब आप खींचोगे ना तो ऐसा लगेगा कि नसें जो है यहाँ की पेट में वो खींच रही हैं, ठीक है। आगे लंबी गहरी सांसें लेते हुए आसन को बनाए रखें, इस तरीके से आसन को बनाए रखें और सांस छोड़ते रहें, धीरे 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 से जमीन पर आकर इसे विश्राम करें। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसको छोड़िए और विश्राम कीजिए। इससे क्या होगा कि जो जो पेटों में जो नाली जो नली है उसकी जो सिकुड़न होगी वो मतलब वो हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। खिंचाव होने के बाद वो स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक। और आगे पेट में दर्द वगैरह नहीं होगा, ये सारा चीज जो होगा वो सारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। लाभ क्या होगा, कमर और पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती चली जाएगी, साथ में हर्निया जैसे रोगियों के लिए लाभकारी होगा। जिनको हर्निया हुआ है उनको भी लाभकारी होगा। आगे डोपिंग के वर्गीकरण क्या होता है, तो एक प्रकार की नशीली दवाइयां होती हैं जो कि खेलों के दौरान बोलते हुए ऐसा तो है नहीं कि ली जाती, क्योंकि नशीले पदार्थ को लेकर आप खेलों में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। हालांकि ये जो चीज होती है, जो डोपिंग वगैरह होती है, जो स्टेरॉइड वगैरह होती है, जैसे आप देखते हो जिम में क्या होता है, अगर सपोज कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं जो ज्यादा हाई वेट मार पाते, तो क्या करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति बढ़ नहीं जाती है, बल्कि आपकी जो मेंटली जो शक्ति होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और जो आपसे वेट नहीं लग रहा था, अब धीरे धीरे आपसे वेट लगेगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपका किडनी खराब हो सकता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। और आप देखो स्टेरॉइड में जो सुई वगैरह लेते हैं वो सारा भी इसी में आता है। तो देखिए लिखा है डोपिंग का अर्थ, तो जब एथलीट प्रतिबाधित पदार्थ या विधियां का प्रयोग करके अपना खेलों में प्रदर्शन बढ़ाते हैं, उसे डोपिंग करते हैं, ठीक है। और ये प्रतिबाधित पदार्थ क्या होते हैं, जो वही जिस पे रोक लगाया जाता है, जो नशीले पदार्थ उनको यूज करके जो वो अपना प्रदर्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे डोपिंग करते हैं। उदाहरण के लिए नशीली दवाई, स्टेरॉइड वगैरह इत्यादि, ठीक है। और इसका एक वर्गीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा ही बढ़िया है, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। इसमें देखो डोपिंग का 2 वर्गीकरण किया है, जैसे प्रदर्शन वाले बढ़ाने वाले पदार्थ हो गए, जैसे उत्तेजक, स्टेरॉइड वगैरह, ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है कि शारीरिक विधियां हो गई, जैसे हो गया रक्त ब्लड डोपिंग हो गया, इसके अलावा जिन डोपिंग हो गया, ये सारा चीज लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो 3 नंबर में आप चाहे तो इसको याद भी कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। आगे किशोरों की समस्या, उनके प्रबंधन का व्याख्या कीजिए। जो किशोरों की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था एक टाइप्स की वो अवस्था होती है जिसमें बाल्यावस्था से हम क्या करते हैं, हम मेच्योरिटी की ओर जाते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है वो किशोर अवस्था का होता है। तो ये लिखा है कि जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी, ठीक है, एडल्ट बनता है, वो अवस्था को किशोर की अवस्था बोलते हैं। आगे किशोरियों की क्या समस्या हो सकता है, पहला उदासी, ठीक है, इस टाइम पे उदासी, क्योंकि हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, इस वजह से उदासी होती है, ठीक है। आगे कम आत्मसम्मान मिलता है इस टाइम पे। आगे इसके अलावा आपराधिक और सामाजिक गतिविधियां होती है। आगे विवाह पूर्ण यौन संबंधी समस्याएं होती है, ठीक है। इस टाइम पे जैसे आप देखते हो कि जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उस टाइम पे पीरियड्स वगैरह धीरे धीरे होने लगता है, तो ठीक है। तो इन सब चीजों में जब बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे नशीली दवाइयों का दुरुपयोग, अब इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे जिम पहुंच जाते हैं, नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं, और जब बॉडी में जब चेंजेस हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब नहीं सहन कर पाएंगे तो उस टाइम पे हम दवाई लेने की कोशिश करते हैं, तो इससे साइड इफेक्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये समस्याएं हो गई। इसके अलावा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, तो ये देखिए आगे माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैयों के साथ, ठीक है, उनके व्यवहार के साथ। आगे घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाकर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए। आगे किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए इस टाइम पे। आगे उचित यौन शिक्षा, यानी कि हमें भी मतलब शिक्षा, एक तरीके से यौन शिक्षा उस टाइम पे मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि सही डायरेक्शन में अपनी जो भी ऊर्जा है उसका प्रवाह करना चाहिए, ठीक है, ध्यान लगाना चाहिए। तो ये सारा प्रबंधन हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से किशोर अवस्था में जो समस्या है उस चीजों से हम निकल सकते हैं। और एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारे डिस्ट्रक्शन वाला जो पोर्शन वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होती है हमारी माइंड, तो उन सब चीजों में हम एक तरीके से प्रबंधन करके चीजों को चलना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 16वां क्वेश्चन लिखा है, जो कि 4 नंबर का लिखा है कि आपको स्कूल में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना है, उनके लिए आपके एक अच्छा मतलब एक लीडर चुनना है। फिर बात है कि अपने लीडर में
क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो भी आप एक लीडर जो चुनोगे उसमें आप कौन कौन सा गुण देखने की कोशिश करोगे आगे, और सफल टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजन कर पाएंगे। यानी कि कौन कौन से आप गुण देखने की कोशिश करोगे उस लीडर में, जिसको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे इस आयोजन का। तो पहला चीज है आकर्षक रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी बच्चे को आप दे दिए छोटा सा है और वो सारा चीज हैंडल ना कर पाए, तो किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो आकर्षक हो, नेतृत्व कर पाए अच्छे से, ठीक है। आगे दूसरा चीज, क्योंकि आयोजन करना है तो अच्छा नेता का गुण भी तो देखना पड़ेगा। तो एक वैसा व्यक्ति जो कि अच्छा हो, ठीक है, हाइट वाइज भी अच्छा हो, साथ ही साथ अच्छा से स्पीक कर पाए, ठीक है, उसको रखना चाहिए। आगे जो कि इंटेलिजेंट हो यानी कि बुद्धिमान हो, साथ में कर्मठ हो, यानी कि कर्मठ का मतलब है मेहनती होना। ऐसा नहीं कि हाइट भी है सब चीज है लेकिन मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो वैसा भी लीडर नहीं होना चाहिए हमारा। कर्मठ यानी कि मजबूत हो, कोई भी काम बोल दे जाए करने के लिए वो सारा काम करे। आगे दूसरे व्यक्तियों का आदर करता है, यानी कि अब जो भी उसके टीम में हो उन सबका आदर वो करे, ठीक है, रिस्पेक्ट करे उनकी भी और साथ में रिस्पेक्ट खुद भी पाए। आगे नैतिकता एवं वफादारी हो, यानी कि नैतिक भी हो, मोरली तरीके से एक दूसरे की इज्जत करे और साथ में वफादार भी होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य भी उसका होना चाहिए, तर्कशील निर्णय भी ले पाए, कोई भी निर्णय ले तो तर्कशील ले, यानी कि बिल्कुल से सोच समझ के लिए जो कि गलत ना हो। आगे उसकी दृढ़ता हो, यानी कि एक तरीके से दृढ़ संकल्प, कोई काम को उठाने तो उसको पूरा करे। और आगे मैत्री और स्नेह, मैत्री का मतलब होता है मित्रता स्थापित करे और स्नेह का मतलब होता है एक दूसरे में प्यार बना के रखे, ठीक है। तो ये ऐसे लीडर होगा तो वही इन सब चीजों का आयोजन कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है। आगे बात करते हैं। अगला है कि निषिद्ध पदार्थ और उसके दुष्प्रभावों को परिभाषित कीजिए। तो निषिद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो नशीले होते हैं, जो कि हमारे साइड इफेक्ट होता है, इनका हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो सारा चीजें 4 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए ऐसा भी आप इमेज बना सकते हो, ऐसा ड्राइंग कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप लिखोगे तो काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रतिबंधित जो पदार्थ होते हैं जैसे बीटा 2 हो गया, डायूरेटिक्स हो गया, नशीली दवाइयां हो गई, बीटा बल्किस हो गया, ठीक है, कन्नाबाइनाइस ड्रग्स हो गया, उत्तेजक हो गया, इसके अलावा पेप्टाइड हॉर्मोन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे उत्तेजित जो नशीले जो पदार्थ होते हैं वो सारा ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके क्या है साइड इफेक्ट वगैरह। तो एक तरीके से हम प्रतिबंधित पदार्थ लिख दें और एक टाइप पे हमने क्या लिखा दुष्प्रभाव। जैसे उत्तेजक की वजह से क्या होता है, भूख की कमी हो जाती है, तनाव और सिर दर्द हो जाता है, ठीक है। नशीली दवाई और नारकोटिक्स के वजह से क्या होता है, ठीक है, नारकोटिक्स की वजह से क्या होता है, जो शारीरिक संतुलन बिगड़ जाती है, उल्टी आने लगती है और इसके अलावा कब्ज वगैरह होने लगता है। तो ये सारा चीज यहाँ पे नशीले पदार्थ लिखे हैं, दुष्प्रभाव लिखे हैं, आप सारा चीज पढ़ सकते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि योग के तत्वों की सूची बनाइए, योग के किन्हीं 2 तत्वों को व्याख्या कीजिए। तो क्या है कि योग के जो तत्व हैं, तो देखिए यहाँ पे पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार योग 8 प्रकार के होते हैं। जैसे ये प्रकार के योग, जैसे प्राणायाम, आसन, नियम, यम, समाधि, ध्यान, धारणा, ठीक है, इसका नाम प्रत्याहार, ये हो गए 8 प्रकार के। और इसमें से किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 तत्व लिख दिए, कौन कौन से लिखे हैं, पहला यम और दूसरा लिखे हैं प्राणायाम, जो कि हम प्राणायाम स्टार्टिंग में पढ़ लिए। अब यम देख लेते हैं। योग का पहला अंग यम होता है। यम का अर्थ है सामाजिक व्यवहार, अर्थात दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और यह अंग व्यक्ति और समाज के लिए नैतिकता के नियम तय करता है और यह निम्नलिखित होते हैं। जैसे सत्य होता है, अहिंसा होता है, इसमें सत्य और अहिंसा आता है, ठीक है। सत्य का विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखना, हमें केवल सत्य बोलना चाहिए, झूठ से दूर रखना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा मत करो। हिंसा का मतलब होता है एक दूसरे को मारना काटना, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो ये लिखा है कि अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा को ना करना। और प्राणायाम क्या होता है, प्राणों को अपने वश में रखने की एक क्रिया भाव होती है। इसमें योग का 8वां, योग के 8 अंगों में चौथा अंग जो होता है वो प्राणायाम होता है। और इसमें मन को स्थिर रखने के साथ साथ जो श्वास होती है, जो प्रश्वास होती है, उनको वायु नियंत्रण और नियमित रूप से अंदर खींचा और बाहर निकाला जाता है। यानी कि इस क्रिया में क्या होती है कि आप जो श्वास को अंदर ले रहे हो, जो बाहर छोड़ रहे हो, उसको ध्यान लगाया जाता है कि किस हिसाब से जो वायु है वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर रही है और किस हिसाब से वो बाहर निकल रही है। इन सब चीजों पे ध्यान लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था और सारा चीज मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और इमेजों के माध्यम से भी।
इसमें काफी मेहनत लगा है, और मेहनत लगा है तो साथ ही साथ आपका भी कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी पीडीएफ वगैरह जाओ यार डाउनलोड करो, वहां पे सारे चीज देखो, ठीक है, और पढ़ो अच्छे से। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।